नमस्कार, हरकारा डीप डाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निधीश त्यागी और हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं आज उन करोड़पतियों के बारे में, जो भारत छोड़कर लगातार यहाँ से जाते जा रहे हैं। मेरे साथ हैं मेरे साथी पंकज कुमार, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वैसे तो, पर उनका प्रबंधन पे खासा क्वालिफ़िकेशन और अध्ययन है इस बारे में। तो इस बीच जो जानने वाली बातें वो ये हैं कि लगातार भारत से करोड़पति जो लोग हो जाते हैं, जो नए वेल्थ क्रिएटर्स जिनको हम लोग कहते हैं, वो लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं। 2023 में 5100 भारतीय करोड़पतियों ने देश छोड़ा और 2024 में वो 4300 और अभी वो इस साल 3500 रहने का अनुमान है, पर अभी भी ये इसको लेकर अ, एक संदेह बना हुआ है। जो वैश्विक रैंकिंग है, संख्या में कमी के बावजूद करोड़पति के पलायन के बारे में भारत अभी भी ब्रिटेन और चीन के बाद अभी पर शीर्ष देशों में शामिल है। इन अमीरों के साथ जो भारत से संपत्ति जाती है, वो करीब-करीब 26.2 बिलियन डॉलर है, जो कि खासी ज़्यादा है और भारत में करोड़पतियों की संख्या बढ़ भी रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण हाइलाइटर है इसके साथ। तो पंकज जी, मैं ये समझना चाह रहा था कि आप इसको कैसे देखते हैं कि ऐसा कैसे है कि जब हम कह रहे हैं कि भारत में लगातार एक तरह की हम अच्छे दिन की भी बात करते हैं सरकार जो है और फिर इतनी सारी पॉपुलेशन है। हम लोग 1990 के बाद से चीन के साथ अपनी एक स्पर्धा में रहे। पर अब ऐसा क्या है भारत में कि करोड़पतियों को ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें कहीं और जाकर अपना गुज़र-बसर और धंधा करना चाहिए? निधीश जी, शुक्रिया। ऐसा है कि जिस माइग्रेशन के विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, वो अब एक बहुत ही गंभीर मसला बन गया है। हमारे दर्शकों को हम लोगों की बातचीत के अंत में शायद इस बात का एहसास हो कि हम लोग जिस वक्त में बिहार में इलेक्शन कमीशंस के द्वारा जारी किए गए नोटिस के आधार पर जो तमाम हंगामा मचा हुआ है, या चंद्रबाबू नायडू की बातों पर जो सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे समय में हम लोग माइग्रेशन पर भी चर्चा क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर हम बिहार से इसकी बात की शुरुआत करें रेफरेंस के लिए, कि वहां पे जब हम वोटर लिस्ट की तैयारी देखते हैं तो देखते हैं कि एक आवाज और भी सुनाई देती है कि इसके आधार पर आपकी नागरिकता भी तय होगी न, कि आप भारत के वासी हैं या नहीं, या कोई घुसपैठिया तो यहाँ नहीं आया हुआ है। और इस क्रम में वो तमाम वो लोग जो लोग वहां के वासी हैं, वो भी परेशान हैं, और जो शायद इलीगल तरीके से आ गए होंगे या रह रहे होंगे, वो तो परेशान होंगे ही होंगे, और उनको होना भी चाहिए। तो अब आप ये देखिए कि सरकार की इस कवायद में लोग अपने आप को साबित करने में कि मैं यहाँ का वासी हूँ, इसकी कितनी बड़ी कवायद चल रही है और कितना बड़ा संकट का सामना उन लोग कर रहे हैं, जहां लोग बाहर से आकर अपने कमाने वाले जो लोग बाहर से जाते हैं, जैसे सबको पता है कि माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, तो वो आकर के अपना अपना काम छोड़कर ये सब कुछ कराने में लगे हुए हैं। मैं ये रेफरेंस आपसे इसलिए इसको सामने लाने की कोशिश की कि ये जो पलायन है ना, ये पलायन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए कोई नया नहीं होता है, मगर उसके हालात अलग अलग होते हैं। अगर हम इस माइग्रेशन को अगर हम लें, तो अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि इतने हजार करोड़पति या हाई इनकम ग्रोथ वाले लोग जो हैं वो छोड़कर जा रहे हैं न, या चले गए हैं। तो हम आप इसको 2 मिनट के लिए हम इसे किनारे रखते हैं कि वो लोग जो लोग बहुत संपन्न लोग थे वो लोग जा रहे हैं। हम इसको माइग्रेशन के वर्ड पर लेके चलते हैं, फिर हम लोग इस पर आगे चर्चा कर लेंगे कि माइग्रेशन हम लोगों के जो देश के लिए कोई नया नहीं है। आजादी से पहले भी न, लोग माइग्रेट कर रहे थे या कराया गया था। तो माइग्रेशन जो है वो एक दो से तरीके से आप देखते हैं, एक फोर्स्ड माइग्रेशन और एक चॉइस माइग्रेशन। तो आजादी से पहले जो हमारे देश से कुछ लोग बिहार और उत्तर प्रदेश
के जगहों से जो कुछ लोग को जो भेजा गया ना वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ना वहाँ के खदानों में काम करने के लिए, बाहर के अफ्रीका और यूरोप के अन्य खदानों में काम करने के लिए, वो एक फोर्स माइग्रेशन था। लेकिन अगर हम इस माइग्रेशन को अब हम आगे की तरफ अगर अपनी आजादी के बाद से देखने की कोशिश करें, तो देखेंगे कि एक माइग्रेशन दिखता है जहां लोग हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या किसी रिसर्च के लिए जा रहे हैं, जिसमें कि ज्यादातर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही हम 1980 के आसपास आते हैं, तो मैं थोड़ा सा इतिहास इसलिए सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि लोगों को यह समझ में आए कि हम लोगों ने इस विषय को इतना इम्पोर्टेंस दिया क्यों। तो जैसे ही हम 80 के दशक में आते हैं, तो आपको भी याद होगा कि एक नई जो फ्रेज है वो सामने आने लगी, वो है ब्रेन ड्रेन का, कि हिंदुस्तान से जो ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग जो यहाँ पर रह सकता था ना, उसको यूरोप की कंट्रीज स्पेशली अमेरिका ना, वो अपने यहाँ ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दे करके उनको बुला रही है। और हम लोगों ने यहाँ पर एक नया वर्ड कॉइन किया कि भाई हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जबकि उसी 80 से 90 के दशक के बीच में हम देखते हैं कि कुछ लेबर फोर्स जो है ना, वो गल्फ कंट्रीज में, सऊदी अरेबिया में और तमाम जगहों पर ना छोटे कामों के लिए सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लोग उस तरफ भी जा रहे हैं, जो थोड़े पैसे के लिए जा रहे हैं। मगर ब्रेन ड्रेन जो है वो हमारे यहाँ एक विषय, एक चर्चा का विषय बना रहा ना। अब हम जब 1990 के बाद जब हम, या यूं कह लीजिए कि अगर हम 2000 के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं ना, तो देखते हैं कि ये जो ब्रेन ड्रेन है ना, वो न केवल अब ब्रेन का ड्रेन हो रहा है, आहिस्ते आहिस्ते जाने वालों की संख्या बढ़ रही है और अब वेल्थ का ड्रेन हो रहा है ना। तो अगर हम आपके उस बात को जो आपने सबसे शुरू में कहा ना, कि ये जो धनाढ़ लोग हैं जो लोग वहां जा रहे हैं, तो अब ये जो माइग्रेशन है ना, ये माइग्रेशन अब हमारा वेल्थ ड्रेन की तरफ जा रहा है ना। हमारे यहाँ के न केवल व्यक्ति बल्कि हमारा धन भी उनके साथ साथ शिफ्ट हो रहा है। मगर सोचने की बात यह है ना कि क्या इन सब बातों से सरकार वाकिफ है? तो निश्चितन सरकार वाकिफ है ना। मगर दूसरी सोचने की बात यह है कि क्या हमारे हिंदी भाषी पट्टी के लोग, आम लोग ना, इस बात से कितना वाकिफ हैं? तो सरकार वाकिफ है, ये तो हम जानते हैं, मगर हमारे लोग कितना वाकिफ हैं ना, ये तो उनको खुद को तय करना होगा ना कि वो कितना वाकिफ हैं। मगर उन्हें इस बात का एक सेंटेंस का हमेशा याद होगा, जो छोटे शहर से लेके गांवों में ये चर्चा होती है कि भाई जो एक बार बाहर चला गया ना, वो वापस तो आएगा नहीं। और ये एक कॉमन फ्रेज था ना। मगर आज हम जब जिस विषय पर बात करने बैठे हैं, वो ऐसी चिंता में डाल दिया है ना कि जहां एक तरफ हमारा वेल्थ का ड्रेन हो रहा है, एक तरफ हमारा ब्रेन का ड्रेन हो रहा है, और साथ ही साथ जो अपॉर्चुनिटीज जो यहाँ आ रही थी ना, उसमें रुकावट भी आ रहा है ना। तो आप, हमें एक तरह से देखा जाए तो हमें दोहरी या तेहरी मार अब पढ़ने वाली है या पढ़ने की दिशा में है। अभी मैं देख रहा था कि आपने कहा कि ऐसे वेल्थ वाले लोग की संख्या आपने कुछ हजारों में बताई, लेकिन हमारे दर्शकों को जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि सन अभी राज्यसभा में एक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया ना डेटा, जिसमें कि 2010 से अगर इसको हम देखें तो हाँ, ये 2010-11 के आसपास से इन लोगों ने डेटा वहां पर 2012 से डेटा दिया था, जहां पर कि भारत की नागरिकता छोड़कर जाने वालों की संख्या करीब करीब 1 लाख समथिंग से शुरू होती है। मगर चिंता की बात यह है कि 2023-24 में ये डेटा 2 लाख से ऊपर पार कर गया है, जो भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ से ब्रेन भी गया, हमारे यहाँ की नागरिकता दी गई, और हमारे यहाँ का वेल्थ भी गया। और चिंता इस बात पर होती है कि 2014 के आसपास
एक ऐसी फिजा बनने लगी थी जिसमें कि ये दावा किया जाने लगा था कि अब विदेशों से लोग हमारे यहाँ वापस आएंगे, और ये 2-3 साल ये फिजा बनी रही। मगर 2020-21 आते आते तक में ऐसे बदलाव देखने को, ऐसे आंकड़े सामने में आ रहे हैं जो जिस पर सवाल उठना तो बहुत लाजमी है। यहाँ मेरा सोचना तो इस तरीके से है। आप क्या कहते हैं? तो इसमें कई सारे सवाल हैं कि एक तो ये कि बहुत सारे लोग जो लोग एक तरह से संपदा बना रहे हैं, वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, फिर वो भारत छोड़ के जा रहे हैं। तो ये जैसे ये एक दिलचस्प बात है कि ड्रेन ड्रेन के साथ आपने इसको जोड़ा है ये। तो उसमें ये होता है कि जो सरकारी सुविधाएँ मिली, सब्सिडी मिली, प्रोत्साहन मिला, उसके ज़रिए आपने पैसे कमाए और आपने स्थानीय लोगों के स्थानीय प्रतिभाओं का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद आपने कुछ पैसे कमाए और फिर जैसे ही आपको एक लगा कि इसको आगे बढ़ाना है, तो आपको लगा कि शायद भारत उसके लिए एक मुवाफ़िक अ, देश नहीं है। तो उसमें जो ईज़ ऑफ बिज़नेस है, जो भ्रष्टाचार की बातें हैं, जो उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, फिर उसमें बहुत सारी अनिश्चितताएँ हैं सरकारी, जैसे कि नोटबंदी हुई थी या उसके बाद जिस तरह को लेकर जीएसटी को लेकर हमारे यहाँ बहुत ही कन्फ्यूज़्ड एक अप्रोच है उसको लेकर। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये थोड़ा-सा समझने की बात है कि भारत में जो लोग एक तो गरीबी बहुत ज़्यादा है, इस बात को भी साथ में हमको देखना चाहिए कि भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं और उसके बाद 80 करोड़ लोगों को सरकार जो है मुफ्त राशन देने का दावा करती है और उसके बाद भी जो लोग कुछ पैसे कमा रहे हैं और जैसे ही वो कुछ सफल होने लगते हैं, तो वो देश को छोड़कर भागने की क्यों सोचते हैं? तो इसके ये अपने आप में सिर्फ़ एक डेटा पॉइंट उस तरह से नहीं है, ये दरअसल एक पूरे देश की अ, प्रबंधन, उसकी व्यवस्था, उसकी अप्रोच, उसमें जो सहयोग, समर्थन चाहिए, उन सबको लेकर एक एक तरह का सवाल है ये। इसी बीच हम पीयूष गोयल जैसे हमारे जो मंत्री जी हैं, वो उनको लगभग हर जगह जाके जो उद्यमी एंटरप्रेन्योर उसको डाँटते हुए सुन सकते हैं। उनको अकड़ में बात करते हुए सुन सकते हैं कि नहीं ये जो टैरिफ लगा रहे हैं अमेरिका जो है वो हमारी शर्तों पे तय होगा, वो अपनी शर्तों पे तय नहीं करेंगे, ऐसा वो बयान देते हैं। लगातार वो ऐसी उल्टे-सीधे के बयान है जिसको देखकर कोई भी अगर व्यापारी जिसने अपनी मेहनत कर रखी है जिसमें अपना पैसा लगा रखा है, तो वो हिल जाएगा ये सब कि आप आपकी सरकार अगर सरकार की अप्रोच ये है। उस सरकार की जिसका प्रधानमंत्री कहता है कि व्यापारी जो है किसी भी सैनिक से ज़्यादा बहादुर होता है। तो एक तरफ तो एक वो बयान है, दूसरी तरफ हमारे पीयूष गोयल साहब हैं, तीसरी तरफ ये फैक्ट है, ये जो तथ्य जो एक आंकड़ा है, जो ये बता रहा है कि इतने सारे भारतीय जो हैं वो जगह अपना अपना मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। उन्हें शायद ऐसा लगता है कि वो उनका कारोबार, उनका व्यापार उन देशों में जहाँ वो यहाँ से जाएँगे, वहाँ पर वो बेहतर कर पाएँगे। उनकी मेहनत का, उनके निवेश का, उनके समय का, उनकी ऊर्जा का उनको बेहतर मोल मिल पाएगा वहाँ पे। ये सवाल है और वो इसलिए सिर्फ़ ये एक आर्थिक विस्थापन या माइग्रेशन का सवाल नहीं है। ये सवाल हमारे और आपके बारे में और हमारे देश के बारे में। निधीश जी, सरकार या जो सरकार के जो मंत्री या नेतागण जो होते हैं, उनके बयानों को देखकर उस पर चिंतित होना या टिप्पणी करना, तो मुझे लगता है अपना वक्त बर्बाद करना है। हम तो अपने यहाँ के लोगों के बारे में, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि क्या सरकार इन तमाम हरकतों से या तमाम चीज़ों से वाकिफ़ है कि नहीं? हाँ, वाकिफ़ है। सरकार इस पर कुछ कर रही है कि नहीं? इस पर ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। मगर क्या हमारा समाज इस बात से वाकिफ़ है कि ये क्या कुछ हो रहा है? तो मैं ये बात अपनी बातचीत के अंत में अपने दर्शकों या अपने उस समाज के लिए छोड़ दूँगा कि वो ये तय करे कि वो उसके चिंतित होने का वक़्त है या नहीं।
मगर अब तक में अगर यूं देखें कि माइग्रेशंस को लेकर के जो भी पहले की जो भी कारण रहे हों, मगर आश्चर्यजनक तरीके से आज की डेट में जो 4 बड़े कारण जो दिखने लगे हैं ना, उसमें शुरुआत पहली इस बात से होती है कि वो जिसको कहते हैं ना ईज ऑफ लाइफ के लिए लोग जाने की शुरुआत करते हैं। उसके बाद अभी आपने खुद ही कहा ईज ऑफ बिजनेस के लिए कि उनको बिजनेस करने में वहां ज्यादा सुविधाएं और ज्यादा कम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या जो हम अपने यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं रेड टेपिज्म का या नौकरशाही का ना, उससे उनको कम सामना करना पड़ता है, यानी उनके बिजनेस के या कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसमें उनको उस वजह भी वो भी एक वजह बनती है। तीसरी वजह एक बनती है जो अब काफी कॉमन हो गया है, वो हेवी टैक्सेशन का। मगर जो चौथी वजह जो सबसे सबसे अभी हालिया एक तरह से कहें, और बहुत थोड़े लोगों में ये बात होती है, क्योंकि उस वजह की वजह से अपने आप को माइग्रेट करना या किसी देश की नागरिकता छोड़ना जो है ना, इतना आसान तो नहीं रहा होगा, मगर वो बहुत सुविधा संपन्न लोग ही इस कारण को छोड़ सकते हैं। वो है कि महानगरों के अंदर का पॉल्यूशन का वजह, जो अब मैंने कुछ लोगों को मैं जानता हूं जिन लोगों के जाने की वजह अपने माँ बाप के साथ ना, जो यहाँ के पॉल्यूशंस को लेकर के है। पॉल्यूशंस को लेकर के हम सब लोग खास करके दिल्ली जैसे महानगर में कितने परेशान रहते हैं, ये हमको आपको या किसी भी दर्शक को बताने की जरूरत नहीं है। जब अक्टूबर नवंबर का महीना आएगा तो तमाम टेलीविजन पर ये बात भी चर्चा का विषय रहेगी। तो ये पॉल्यूशन भी एक बड़ा कारण बन गया। मगर अगर मैं इसमें एक सबसे आश्चर्यजनक बात ये में दिखता है कि जिस हम टैक्सेशन को लेकर के जो हम बात कहते हैं, तो अगर आप 2014 का बीजेपी का मैनिफेस्टो उठाकर देखें अगर, तो उसमें इस बात की जिक्र की गई है ना कि जब उनकी सरकार होगी तो इस हैवी टैक्सेशन को खत्म करेंगे या कम करेंगे, या उसमें कोई ना कोई सुधार करेंगे। ये 2014 की बात है ना, जेटली जी के समय की बात है ना। मगर आज हम 2024 को पार करके 25 में हैं, मगर वो कारण आज भी बना हुआ है कि बहुत सारे लोग हेवी टैक्सेशंस की वजह से, खास करके वो तबका जिसकी आपने शुरुआत में जिक्र की, जो पैसे वाले तबके या कारोबारी तबका जो है, वो उसके यहाँ से जाने की जो बड़ी वजह है, वो हमारे यहाँ का टैक्सेशन और नौकरशाही जो उनके धंधे करने में उनको बहुत सारी अड़चने या यूं कह लीजिए कि उसमें देरी कराता है। तो ये मेरा तो इस तरह से इसको देखने का है। इसमें जो एक और जो बात वो ये है कि जो इसको लेकर यहाँ का जो मतलब हमारे यहाँ का माहौल क्या है कि हमारा देश क्या उद्यमी फ्रेंडली एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली है। एक तो सवाल सबसे बड़ा यही है क्योंकि भारत में जो भी लोग धंधा करने निकलते हैं, बिजनेस सेटअप करने जाते हैं, तो वो ही आप उसमें देख सकते हैं कि उनमें उनकी असफलताएं और उसमें कितना मुश्किल है उनका सफल हो पाना। दूसरा ये भी है कि इन पिछले 10-11 सालों में जो आर्थिक असमानता बढ़ी है भारत में, तो उसमें लोग देख सकते हैं कि ये बहुत अधिक जिसको बोलते हैं कि फ्री और फेयर मैकेनिज्म नहीं है जहाँ पे हर कोई आके अपना अपना सपना साकार कर सकता है आसानी के साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जहाँ पे बड़ा पैसा है और वो एक तरह का उसमें साफ-साफ हम क्रोनी कैपिटलिज्म भी देख सकते हैं, जिसको लेकर लगातार भारत को लेकर लगातार सवाल दुनिया भर में उठने लगे हैं। उसके साथ-साथ एक तो ये तो हो ही रहा है कि जो भारत में जो पले-बढ़े, जो हमारा होम ग्रोन जो वेल्थ क्रिएटर है, वो देश छोड़कर जा रहा है। और साथ में दूसरी चिंता ये भी है कि जो हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो जिसके ज़रिए आप किसी भी देश पे जो दुनिया का जो कॉन्फिडेंस है, वो आप नाप सकते हैं कि आपके देश में दुनिया का कितना कॉन्फिडेंस है। वो इस बात तय करता है कि बाहर की जो कंपनियाँ हैं, बाहर के जो एफआईआई बोलते हैं जिनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो किस तरह से निवेश कर रहे हैं। तो वो निवेश भी जो
लगातार कम होता जा रहा है और वो जो है प्रतिशत 2016 में 1.7% था और अब जो है 0.5% है हमारी जीडीपी का। तो ये भी, इसको लेकर भी कई तरह की चिंताएं हैं कि कोविड के बाद से हमारी जो नीतियां हैं उनको लेकर, चीन को लेकर और बाकी देशों को लेकर, फिर क्रोनिक कैपिटलिज्म के कारण जो है, तो ऐसा कैसे है कि लगातार बहुत सारे देश, जो एफडीआई भी है वो भी बाहर जा रहा है। तो ये दोनों बातें हो रही है। एक तो होम ग्रोन जो टैलेंट है, हमारा प्रतिभा है, हमारे जो वेल्थ क्रिएटर, जो पूंजी बनाने वाले लोग हैं, वो देश छोड़कर जा रहे हैं। और जो लोग बाहर से जो पूंजी लगाते हैं हमारे देश में, ये सोच के कि यहाँ पे हम जाएंगे तो हमको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। जो हम लोग 92 में जब अर्थव्यवस्था खोली थी, उसके बाद से एकदम बढ़ती चली गई थी। और ये मनमोहन सिंह का जो 10 साल थे और उसके बाद नरेंद्र मोदी के जो 11 साल हैं, इसमें जो एफडीआई को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जिससे दुनिया में ये बात लगातार की जा रही है कि भारत एक अच्छा बाजार तो है, पर वहां पर वेल्थ क्रिएशन उतना आसान नहीं है। और इसकी वजह सिर्फ हमारे शहरों के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम गुड़गांव को देख सकते हैं कि वहाँ थोड़ी सी बारिश होती है और सारे मकान डूबने लगते हैं, या बेंगलोर में जहाँ पे ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा होता है, और या फिर मुंबई की अपनी दिक्कतें। तो वो सिर्फ उतना नहीं है, उसके अलावा एक जो कल्चर होना चाहिए कि जहाँ पे हम उनकी कद्र करें, उनके लिए एक सपोर्टिंग जो पूरा एक इकोसिस्टम बनाएं, वो कहीं ना कहीं होता हुआ लोगों को दिखलाई नहीं पड़ रहा है। तो दरअसल ये इन दोनों खबरों में कि बहुत सारे मिलियनेयर्स, करोड़पति भारत छोड़ के जा रहे हैं, और दूसरा कि भारत में जो एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स अगर कम हो रहे हैं, तो दोनों चीजें ये बताती हैं कि भारत देश को लेकर एक कॉन्फिडेंस की क्राइसिस आती जा रही है यहाँ पर, बिजनेस को लेकर, और जिसको लेकर शायद ज्यादा सोचना समझना और इसको लेकर ड्रास्टिक आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि इसको आप ठीक कर सकें। और जिसके बारे में जो आपने ये कहा कि पॉलिटिशियंस की बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, पर हम बाकी लोगों के भी देख सकते हैं, जो लोग भी नीति बनाते हैं, जो लोग बातें करते हैं उसके बारे में, मूलतः उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। जब मनमोहन सिंह थे तब ये सब ठीक था, अब जब वो नहीं है और एक नई सरकार है और तीसरी बार आ रही है, तो उसमें वो नहीं दिखलाई पड़ रहा है। तो वो जो सारा जो दावा था, आप ही ने कहा कि वो जो डॉलर जो है, डॉलर जब डॉलर के मुकाबले हो जाएंगे हम, तो डॉलर तो लगभग अब बहुत ऊपर जा चुका, और हम कहीं भी उसके मुकाबले कहीं खड़े होते नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं, ना अमेरिका के बरक्स, ना डॉलर के बरक्स, ना चीन के बरक्स। क्या सोचते हैं? हाँ, देखिए, अगर जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं ना, वो इतनी खुली किताब जैसी है कि कोई भी व्यक्ति थोड़ा पढ़ा लिखा हो और समझने की कोशिश करे ना, तो उसे ये बात समझ में ना आए, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ थोड़े से आंख खोलने की जरूरत है। अगर हम पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें, तो बड़े-बड़े अखबारों में इश्तहार आए, जिसमें कि बहुत सारे राज्यों ने अलग-अलग तरीके से एक ग्लोबल मीट करने का कार्यक्रम बनाया ना, और पता नहीं कौन-कौन से स्टेट ने कितने-कितने एमओयूज साइन हुए। मगर काफ़ी पुरानी बात है, मतलब बहुत पुरानी भी नहीं, वो कुछ सालों पुरानी बात है कि हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे थे कि इतने राज्य जो एमओयू साइन करते हैं ना, उसमें से कितने पर अमल होता है या कितना एमओयू जो है सो जिस पर कि कार्यक्रम बन जाता है। तो उसके परसेंटेज इतने खराब हैं कि जो भी हमारे हिंदी भाषी राज्यों के लोग हैं, वो अपने हमें कोई डाटा देने की जरूरत नहीं है। वो जिस भी राज्य को बिलोंग करते हों, वो अपने राज्य का पिछले 5 वर्षों का या 10 वर्षों का एक गूगल करके देख लें कि कितने एमओयू साइन हुए हैं और उस पर किस पर काम हुआ है, तो आपको उसका परसेंटेज 0.00 समथिंग पर नजर आएगा।
क्या वो ईडी और सीबीआई से भी खराब है? जी वो ईडी और सीबीआई के कनेक्शन से भी खराब है वो। जी हाँ, उससे भी ज्यादा खराब है। आप सही कह रहे हैं, ये उससे भी ज्यादा खराब है न? और इसीलिए मैंने खास करके हिंदी पट्टी के ही लोगों के बारे में कहा कि वो अपने अपने राज्यों को खंगाल ले, क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या हिमाचल और क्या मैंने राजस्थान न, वो अपने खंगाल के देख लें कि पिछले 5 वर्षों में या 10 वर्षों में कितने एमओयूज विदेशी ग्लोबल मीट के साथ साइन हुए और किस पर काम हुआ। ये बात मैंने चर्चा में इसलिए उठाई गिरीश जी कि बहुत पहले हमारे ही सरकार, अभी वर्तमान सरकार का ही एक नजरिया था जिसमें कि आप समझते थे कि हमारे यहाँ जो मैन पावर है वो बहुत बड़ी ताकत है ना, और हम इसी को एक्सपोर्ट करेंगे। तो जब हम एक तरफ आप मिलाकर देखिए कि हमारे यहाँ के वो बिजनेसमैन छोड़कर जा रहे हैं ना, तो दूसरे यहाँ का बिजनेसमैन हमारे यहाँ आएगा कैसे? जब उसको ये दिखाई देगा कि कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं तो वो कैसे यहाँ आएगा? इसको उससे कंपैरिजन करें। दूसरा कि सरकार जब अपना अप्रोच दिखाती है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास में जो इस वक्त जो धरोहर के रूप में जो मैन पावर है, हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। और इसको मैं इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बाइलेटरल बहुत सारे एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं ना, जिसको कि हम एग्रीमेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे जानते हैं, जो सरकार ने बहुत सारे सरकारों के साथ साइन किए हैं। प्लस जयशंकर जी के ही थ्रू एक बड़ी पॉपुलर चीजें आई जो आजकल चर्चा में नहीं है, जिसका नाम गति है, GATI, गति, जिसका कि काम था कि देयर इज एग्रीमेंट माने जो है वो ग्लोबल एक्सेस फॉर टैलेंटेड इंडियंस, गति, ग्लोबल एक्सेस फॉर टैलेंटेड इंडियंस, जिसको कि वो जहां जहां वो उनका जो एग्रीमेंट्स गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रहा है, वहां हम मैन पावर को स्किल्ड, सेमी स्किल्ड या जैसा भी मैन की जरूरत हो, हम उस तरह से उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक तरफ सरकार इसके लिए कोई प्रोग्राम चला रही है, सरकार टू सरकार साइन हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ के बिजनेसमैन जा रहे हैं। अभी आपने खुद ही कहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो आना चाहिए, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स दो तरीके से आता है, एक फैक्ट्रियों के माध्यम से, लगाने के माध्यम से किसी चीज के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन के लिए, और दूसरा हमारे शेयर मार्केट्स में आता है। हम लोग शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि वैसी कंपनियां, वैसे देश जो हमारे यहाँ आकर न केवल उस चीज का उत्पादन करेंगे न, बल्कि न हमारे यहाँ उससे उसका रोजगार भी खड़ा होगा ना, और हमें उसके और दूसरे मुनाफे भी मिलेंगे। तो ये सरकार के एजेंडा में तो है, मगर उसका पैरेलल एजेंडा ये भी है और इसको ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और अगर हम मान लें कि सरकार अगर दोनों की तरफ बराबर का ध्यान दे रही होगी, तो हमारे सामने जो नतीजे हैं पिछले कुछ वर्षों के, उसमें अभी तक ऐसा कोई बड़ा चीज खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, एक्सेप्ट जो एप्पल ने खड़ा किया वहां पे चेन्नई में जो फैक्ट्री खड़ी की, वो भी असेंबली लाइन है, जिसमें कि चाइना के बहुत सारे जो इंजीनियर्स जो आए हुए थे, जो पिछले कुछ दिनों में जो हालात खराब हुए, तो उसमें से काफी सारों को उन्होंने अपने यहाँ बुला भी लिया। तो मेरा कहने का पूरा लबोलबाब ये है कि हम अभी भी, चाहे वो ब्रेन ड्रेन का जमाना ले लें या अनस्किल्ड या ड्राइवर या फीटर के तौर पे सऊदी अरेबिया जाने वालों की संख्या को ले लें, और उसकी वजह से हम अपने यहाँ इस बात पर उत्साहित हों कि हमारे यहाँ फॉरेन रेमिटेंस आ रहा है, जबकि रिकॉर्ड ये बताता है कि पिछले साल, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में मात्र $135 बिलियन का ही रेमिटेंस आया है, जबकि हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी में अगर 1% के आसपास का अगर हमारा रेमिटेंस आता है, तो उससे हम क्या कर लेंगे? तो यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि मेरी बातों का पूरा लबोलबाब ये है कि अगर हमारा फोकस
अभी भी इस तरह के अपने देश के उस मैन पावर को ही एक्सपोर्ट करने का बना रहेगा ना, तो हम कैसे अपने यहाँ से जा रहे रोजगार उत्पन्न करने वाले लोगों को या व्यापारियों को रोक पाएंगे, और बाहर से आने वालों को कैसे हम उनके लिए उनको प्रेरित कर पाएंगे कि वो हमारे। निधीश जी, मैं एक लाइन सिर्फ जोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि बात का आप अंत कर रहे हैं, तो इससे भी कर दीजिए, सिर्फ अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, कि सन 2011 से लेकर सन 2023 के बीच में इसमें सभी तरह के लोग हैं। भारत से नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या 18 लाख से ऊपर की है। जी, धन्यवाद। तो आज इस बात को फिर हम लोग यहीं पर रोकेंगे और इस बारे में हम फिर पलट कर आएंगे, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है और इसमें सिर्फ भारत से करोड़पतियों के जाने और भारत में एफडीआई के घटने का सवाल नहीं है। इसमें बहुत सारे और भी हैं जहाँ पर रोजगार की बात है, शिक्षा की बात है, अर्थव्यवस्था की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी है। और तो उन सारी चीज़ों पे हम लगातार पलट बात-बात और उसमें तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ लेकर आपके सामने ये इसको हम लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ा के रखेंगे। आपको ये बातचीत अगर पसंद आई तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने हमख़याल लोगों के साथ इसको साझा भी करिए। हमारे साथ रहने का आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।